नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी जासूसी कहानी में चलते हैं जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगी। आज हम प्राचीन भारत के उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो आज भी अनसुलझे हैं। हमारे पास सुराग क्या है? कुछ पत्थर के औजार, पुरानी मोहरें और जमीन में दबे हुए पूरे के पूरे शहर। आइए इन सुरागों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि अतीत की कहानी आखिर हमें बताती क्या है। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस जमाने के बारे में आखिर पता कैसे चलता है जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई किताबें नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। यही तो हमारी जासूसी का सबसे मुश्किल हिस्सा है। पर इसका जवाब उन्हीं चीजों में छिपा है जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए। देखिए, इतिहास के जो जासूस होते हैं यानी हमारे इतिहासकार और पुरातत्वविद, उनके पास कुछ खास तरह के औजार होते हैं। ये कोई बंदूक या माइक्रोस्कोप नहीं, बल्कि पत्थर के मामूली से दिखने वाले टुकड़े, मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन और पुरानी इमारतों के खंडहर हैं। हर चीज एक कहानी कहती है, बस उसे पढ़ने का हुनर चाहिए। इतिहास में ना एक बहुत ही दिलचस्प दौर है जो किसी पहेली जैसा है। इसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, यानी एक ऐसा समय जब लोगों ने लिखना तो सीख लिया था, लेकिन उन्होंने क्या लिखा वो आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। उनकी लिखावट आज भी हमारे लिए एक रहस्य है, और सिंधु घाटी सभ्यता इसी दौर की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। तो हमारे इन जासूसों के हाथ क्या क्या लगता है? सुराग तो हर जगह बिखरे पड़े हैं। चट्टानों पर खुदे हुए संदेश, जिन्हें अभिलेख कहते हैं, पुराने सिक्के, बड़े बड़े स्मारक और कुछ प्राचीन ग्रंथ। ये सब मिलकर अतीत की एक धुंधली सी तस्वीर बनाते हैं जिसे हम साफ करने की कोशिश करते हैं। सोचिए, ये अभिलेख तो पत्थर पर लिखे गए सरकारी रिकॉर्ड्स की तरह हैं। जैसे जूनागढ़ अभिलेख में राजा रुद्रदामन की जीत की पूरी कहानी है, तो वहीं ऐहोल अभिलेख हमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध के बारे में बताता है। ये इतिहास के वो पक्के सबूत हैं जो समय की मार झेल गए। चलिए अब अपनी जासूसी की पहली केस फाइल खोलते हैं। पाषाण काल। ये इंसानी इतिहास का सबसे लंबा और शायद सबसे रहस्यमयी चैप्टर है। वो दौर जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार इस धरती पर अपने होने के निशान छोड़े। ये जो टाइमलाइन है ना, इसे देखकर अंदाजा लगता है कि पूरा पाषाण काल कितना लंबा था। लाखों सालों तक हमारे पूर्वज सिर्फ शिकारी और संग्राहक बनकर जिए। मतलब सिर्फ शिकार करना और कंदमूल इकट्ठा करना। ये इतना लंबा समय है कि इसकी ठीक से कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। भारत में इस रहस्य का पहला पन्ना खुला साल 1863 में। एक ब्रिटिश भूविज्ञानी थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने ही भारत में पाषाण युग की बस्तियों के पहले सबूत खोज निकाले थे। और बस यहीं से इस महान जासूसी का सिलसिला शुरू हो गया। पत्थर के औजार हमें ये तो बताते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे जीते थे, पर भीमबेटका की गुफाएं हमें ये दिखाती हैं कि उनकी दुनिया दिखती कैसी थी। ये गुफाएं तो प्रागैतिहासिक जीवन का एक जीता जागता फोटो एल्बम है। इन्हें 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने दुनिया के सामने लाया था। और अब हमारी जासूसी कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लाखों साल तक शिकार और भोजन की तलाश में भटकने के बाद इंसाना ने एक जगह ठिकना और खुद अपना खाना उगाना सीख लिया। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। पर खेती की शुरुआत से भी पहले एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। इंसानों ने जानवरों को अपना साथी बनाना शुरू कर दिया था। आदमगढ़ और बागोर जैसी जगहों पर इसके सबूत मिले हैं कि मध्य पाषाण काल में ही जानवरों को पालतू बनाया जाने लगा था। ये एक जगह बसने की तरफ उठाया गया पहला बड़ा कदम था। और यही तो मजा है इतिहास की जासूसी का। कहानी कभी एक जैसी नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती है। सालों तक हम ये मानते थे कि मेहरगढ़ ही सबसे पुरानी खेती वाली जगह है, लेकिन हाल ही में लहुरा देव में जो नई खोज हुई उसने तो पूरी कहानी ही पलट दी। हमारी जासूसी कभी खत्म नहीं होती। कभी कभी कुछ सुराग ऐसे मिलते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं। कश्मीर के बुर्ज़होम में एक कब्र मिली जिसमें एक इंसान के साथ एक कुत्ते का कंकाल भी था। उसे भी साथ में दफनाया गया था। ये छोटा सा सबूत हमें बताता है कि हजारों साल पहले भी इंसानों और जानवरों के बीच का रिश्ता कितना गहरा और खास। और अब हम पहुंचते हैं अपनी इस जासूसी कहानी के सबसे बड़े, सबसे हैरान कर देने वाले चैप्टर पर। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से सदियों आगे थी, लेकिन फिर वक्त की धूल में कहीं खो गई। सिंधु घाटी सभ्यता।
ये सभ्यता कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाइए, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया, इन दोनों महान सभ्यताओं को मिला भी दें तो भी ये उनसे बड़ी थी। ये वाकई में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो ये फैली कहाँ तक थी? चलिए देखते हैं। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक और पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान के सुत का गेंडौर तक। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर कर रखा था। अच्छा, इतनी बड़ी सभ्यता तो देख ली, पर इसके शहरों के अंदर की जिंदगी कैसी थी? ये सिर्फ गांव या कस्बे नहीं थे, ये अपने समय के एडवांस शहर थे, एक तरह के महानगर जहां जिंदगी एक अलग ही लेवल पर थी। आज के मॉडर्न शहरों की प्लानिंग देखते हैं ना, यकीन मानिए हड़प्पा के शहर उस जमाने के हिसाब से किसी चमत्कार से कम नहीं थे। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। शहर के 2 हिस्से होते थे, एक ऊंचा किला और एक निचला रिहायशी इलाका, और उनकी ड्रेनेज व्यवस्था कमाल की थी। गलियों में ढकी हुई नालियां और लगभग हर घर में अपना आंगन, बाथरूम और कुआं भी होता था। मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला, यहाँ से तो जैसे खजानों का पिटारा ही खुल गया। यहाँ एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला, डांसिंग गर्ल की वो मशहूर कांसे की मूर्ति मिली, पशुपति की मोहर मिली और मातृ देवी की इतनी मूर्तियां मिली कि लगता है समाज में महिलाओं का स्थान काफी ऊंचा रहा होगा। अगर मोहनजोदाड़ो सभ्यता का एक बड़ा केंद्र था, तो लोथल था उनका बिजनेस हब, उनका ट्रेडिंग पोर्ट। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला डॉकयार्ड मिला है। इससे पता चलता है कि वे समंदर के रास्ते भी व्यापार करते थे। और तो और यहाँ फारस के खाड़ी की मोहरें भी मिली हैं, जो इस बात का पक्का सबूत है कि उनका व्यापार बहुत दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था। और यहीं आकर हमारी ये जासूसी कहानी एक बहुत बड़े सवालिया निशान पर रुक जाती है। सिंधु घाटी की वो रहस्यमयी लिखावट जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है, न जाने वो अपने अंदर और कितने राज छिपाए बैठी है। क्या उसमें उनके राजाओं के नाम हैं, उनकी कहानियां हैं, या फिर उनके अचानक गायब हो जाने की वजह? ये एक ऐसा रहस्य है जिसके सुलझने का इंतजार आज भी पूरी दुनिया कर रही है।